हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम माय चैनल ऑनलाइन स्टडी जीएस में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पर MGPE 7 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाल रही हूँ। इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ रंग भेद के बारे में। जो अफ्रीका में रंग भेद की प्रणाली चल रही थी उसके बारे में आपको मैं समझाऊंगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा वरना आपको समझ में नहीं आएगा। और अच्छी लगे तो कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया हो तो। थैंक यू सो मच। तो रंग भेद की व्यवस्था क्या है, देखिए। सामान्य रूप से रंग भेद की व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें चमड़ी के रंग के आधार पर शासन स्थापित किया जाता है, कि उसके फेस के, उसके शरीर के रंग के आधार पर ये डिसाइड किया जाएगा कि उसको शासन मिलेगा या नहीं मिलेगा। दक्षिण अफ्रीका में श्वेत यानी गोरे लोगों का शासन था, जिनकी संख्या दक्षिण अफ्रीका में अति कम 20% थी। यानी कि जो गोरे लोग थे उनकी संख्या कम थी, लेकिन काले लोगों की संख्या ज़्यादा थी। यहाँ अश्वेतों को शासन का अधिकार तो दूर, उन्हें सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में भी कोई अधिकार नहीं दिया गया था। यानी कि ये कह रहे हैं कि भाई इसमें इनको जो है मतलब 20% लोग ही गोरे थे और 80% लोग काले थे अफ्रीका में, और उनको जो अधिकार नहीं दिए जाते थे, शासन से रिलेटेड उनको दूर रखा जाता था। आगे कह रहे हैं कि रंगभेद का अंग्रेजी अनुवाद जो है अपराथाइड है, यानी अफ्रीकन शब्द है, जिसका तात्पर्य नस्लीय पृथक्करण यानी नस्ल के आधार पर गोरे और काले के आधार पर उनको अलग कर देना। इस नस्लीय पृथक्करण को उस राष्ट्रीय दल द्वारा स्वीकार किया गया जिसने 1948 में दक्षिण अफ्रीका में शासन स्थापित किया, कि जिसने शुरुआत में ही 1948 में ये शासन स्थापित कर दिया था कि गोरे लोगों को ही ये अधिकार है शासन रचने का। ये तभी साबित हो गया था। यह श्वेत अल्पसंख्यक सरकार थी, कि बहुत सारे गोरे लोग कम होते हैं इसलिए उन्हीं की सरकार चल रही थी। इसके बाद वहाँ जो भी सरकारें बनी थी वो सभी उसी व्यवस्था से चलती रही। अश्वेत लोगों को किसी प्रकार का कोई अधिकार ही प्राप्त नहीं हुआ। 1973 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने रंगभेद के अपराध को गोपून यानी दंड के रूप में बता दिया, कि अंतर्राष्ट्रीय समझौता माना, और जहाँ रंगभेद को निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत किया गया है। रंगभेद को मानवता के आधार पर विरुद्ध अपराध घोषित किया गया, कि किसी के साथ कोई रंग से रिलेटेड भेदभाव नहीं किया जाएगा, और वह अमानवीय कार्य को रंगभेद की नीति के कारण हो अमानवीय कार्य जो कि रंगभेद की नीतियों के कारण हो, ये अपराध अंतर्राष्ट्रीय कानून सिद्धांत विशेषकर संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के प्रयोजनों तथा सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं। कि यानी कि अगर किसी ने ऐसा रंगभेद से रिलेटेड कोई भी कानून का उल्लंघन किया तो उसको सजा दी जाएगी। और इस अंतर्राष्ट्रीय अभियान अभी समय के अनुच्छेद 2 में रंगभेद को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया गया है। व्यक्तियों के एक नस्लीय समूह पर प्रभुत्व स्थापित करने और बनाए रखने के लिए प्रणालीबद्ध तरीके से उनका दमन करने के लिए अमानवीय कार्य करता है। तो अमानवीय कार्य क्या क्या? जीवन का अधिकार न मानना, हत्या करना, नस्लीय समूहों को दंड या अत्यधिक पीड़ा द्वारा मानसिक असामान्यता लाना, मानवता से हटकर कोई व्यवहार या दंड, अकारण बंदी बनाना व गैर कानूनी गिरफ्तारी, जानबूझकर नस्लीय समूहों पर रहन सहन की ऐसी शर्तें थोप देना जिससे कि वो पूरा ना कर पाए, और व्यक्ति या व्यक्तियों के विरुद्ध ऐसी युक्ति लगाना जिससे कि वे राष्ट्र, सामाजिक और आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन उसके जो उसमें शामिल ना हो सके। पूर्वाग्रह से ग्रसित ऐसे समूह, विशेष रूप से रंगभेद समूह जो थे, उनके सदस्यों के बुनियादी मानवाधिकारों और आजादीपूर्ण विकास को रोकने की स्थितियां बना दी। कानूनी उपायों सहित कोई भी ऐसे उपाय जो पृथक, रिजर्व और विभिन्न नस्लीय समूहों के लिए घेरे बनाकर रंगभेद के अनुसार जनसंख्या विभाजित करने के लिए रचे गए हों। विभिन्न नस्लीय समूह व समूहों के सदस्यों में अंतर्विवाह का निषेध करना, नस्लीय समूहों की भूमि संपत्ति का मालिकाना हक छीन लेना, नस्लीय समूह जो समूहों के सदस्यों को विशेष रूप से उन्हें बंधुआ मजदूरी में लाकर और श्रमिकों का शोषण और आवश्यक अधिकारों को उनकी आज़ादी से वंचित कर देना, और संगठनों और व्यक्तियों को अतिशय पीड़ित करना, और वे रंगभेद का विरोध करते हैं। यानी कि जो काले लोग थे, रंगभेद की नीति में यही किया गया था कि उनसे उनके अधिकार छीन ले गए, उनको ज़्यादा उनका शोषण किया जाने लगा। इस तरीके से जो रंगभेद की नीति चल रही थी। आगे देखिए कि और इसमें यही बताया गया है कि सन 1948 से पहले और बाद में दक्षिण अफ्रीका सरकार द्वारा पारित रंगभेद के लिए जो विशेषताएँ थी वो क्या क्या थी। सन 1948 से पहले ही बाद में दक्षिण अफ्रीका ने सरकार ने अनेक रंगबंदी कानून बनाए थे। वो कानून क्या थे? 1948 से पूर्व रंगभेदी कानून, 1948 के बाद रंगभेदी कानून। 1948 से जो पूर्व था उस कानून की विशेषताएं थी कि रंगभेदी व्यवस्था की शुरुआत 1948 में हुई, परंतु इससे पूर्व ब्रिटिश उपनिवेशों शासकों ने अनेक कानून पारित कर दिए थे। 19वीं शताब्दी के पास अधिनियम पारित किया गया था जिसमें श्वेत
इसमें श्वेत अधिकृत क्षेत्रों में अश्वेतों के आवागमन पर रोक लगा दी गई थी। शाम होते ही अश्वेत कैप कॉलोनी नटाल के क्षेत्रों में आ जा नहीं सकते थे, यानी कि ऐसी उन्होंने वो लगा दी थी कि शाम होते ही अश्वेत लोग नटाल के क्षेत्रों में आ नहीं सकते हैं, और यही नहीं, अपने पास हमेशा पहचान रखना अनिवार्य है उनके लिए। 1905 में जनरल बास रेगुलर बिल पास हुआ, जिसके द्वारा अश्वेतों को मतदान देने से वंचित कर दिया गया और उन्हें निर्धारित क्षेत्र तक ही सीमित कर दिया। उनके पास जो है बदनाम पास सिस्टम शुरू हो गया। 1916 में एशियाटिक रजिस्ट्रेशन लाया गया, तो ये जो है उनके साथ ऐसा किया गया था। 1910 में दक्षिण अफ्रीका अधिनियम आया, जिसके अंतर्गत श्वेतों को मतदान का अधिकार मिला। फिर 1910 में जो चेंजेस आए उसमें उनको मतदान का अधिकार मिला। साथ ही इसके द्वारा उनका जो है नस्ली समूह पर नियंत्रण हो गया। इसके अनुसार अश्वेत संसद में बैठने के लिए अधिकारी नहीं थे। ठीक है। नेटिव लैंड अधिनियम के अनुसार अश्वेत अपने लिए आरक्षित क्षेत्र से बाहर भूमि नहीं खरीद सकते थे और उन्हें बिल ने व्यवसायी पृथक्करण और कुछ के दक्षता प्राप्त अश्वेत व्यवसाय प्राप्त नहीं कर सकते, यानी कि उन्हें कोई भी नौकरी वोकरी प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। कहीं रहन सहन के लिए उनके लिए पाबंदियां लगाई गई थी, कहीं भूमि नहीं खरीद सकते थे, ऐसे ऐसे पाबंदी उन्होंने लगा दी थी। अब कह रहे हैं कि 1948 के बाद जो रंगभेद की विशेषताएं थी वो क्या थी कि 1948 के बाद रंगभेद को संस्थागत करने की प्रक्रिया आरंभ हुई। इसके अंतर्गत कानून पारित किए गए। ये कानून जो है वो नेशनलिस्ट पार्टी के प्रथम रंगभेदी प्रधानमंत्री डैनियल मलान के नेतृत्व में हुई थी। इसमें क्या कहा गया था कि 1950 की जनसंख्या पंजीकरण अधिनियम प्रथम और बड़ा अधिनियम है। इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को नस्ल के आधार पर श्वेत, अश्वेत, अफ्रीकी, एशियाई समूह के रूप में बांटा गया है। इसके बाद पहचान पत्र जारी किया गया है, उनका पहचान पत्र बांट दिया, उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। इसके आधार पर विभिन्न समूहों में स्कूल, कार्य, स्वास्थ्य क्षेत्र में भी निर्धारित किया गया और ये विभिन्न समूह के लिए भिन्न प्रकार के थे। इसका जो है अंतिम निर्णय यही हुआ कि सरकारी टीम और बोर्ड करता था। इससे विशेष रूप से कलर्ड लोगों द्वारा कुछ निश्चित नहीं हो सका, क्योंकि सदस्यों को विभिन्न नस्लों में विभाजित कर दिया गया था। 1950 के ग्रुप एरिया अधिनियम में भारी रंगभेद का दूसरा रूप देखने को मिला। इसमें जो है विभिन्न नस्ल के लोगों को विभिन्न प्रजाति में बांट दिया गया था। इसके पूर्व अधिकांश बस्तियों में विभिन्न नस्लों के लोगों को पास पास रहते थे। वस्तुतः बाद में जबरदस्ती उन्हें वहां से हटाने का आधार बनाया गया। इस अधिनियम में श्वेत के लिए लगभग 87% जो है, और जबकि अश्वेतों के लिए जो 13% ही भूमि दी गई। तो ये सब इनके साथ भेदभाव किए गए। देखिए दोस्तों, ये आगे इस तरीके के पॉइंट है, आप और रीड कर लीजिएगा। तो बस यही था इसमें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है आगे हमारा बांध से रिलेटेड है। भारत में बांध निर्माण के सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक प्रभाव बताइए जी। तो देखिए मैं रीड कर देती हूँ, थोड़ा सा टाइम कम है इसलिए आप थोड़ा जल्दी समझने की कोशिश कीजिएगा। यद्यपि भारत में बांधों का निर्माण अंग्रेजी शासन के दौरान प्रारंभ हो गया था, परंतु तेजी से इसकी वृद्धि जो है वो आज़ादी के बाद दिखाई दी है। वस्तुतः भारत की स्वतंत्रता के बाद ही बहुउद्देशीय योजनाओं के अंतर्गत बांधों का निर्माण कई उद्देश्य पूर्ण करने के लिए किया गया था। उन्होंने अपने उद्देश्य पूर्ण करने के लिए किया था, अपना जो बांध का निर्माण किया था। इनको प्रगति का स्मारक कहा गया। उस समय जो है कई प्रसिद्ध बांध जैसे कि हीराकुंड, दामोदर और भांगड़ा नांगल बांध बनाए गए थे। कई दृष्टियों से लाभकारी सिद्ध भी हुए, परंतु इनके कई हानिकारक प्रभाव भी दिखाई जा सकते हैं, जैसे कि कृषि भूमि का नष्ट हो जाना, उर्वरक भूमियों का लवणीय पदार्थ जो है वो भूमि में परिवर्तन हो जाना, बांध और जलाशयों के निर्माण के लिए लोगों का प्रवासन, कि बांध और जलाशय के लोगों को इधर उधर फेंक दिया गया, लोगों के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर प्रभाव पड़ा, भूकंप से जो है भूमि का विनाश और पेयजल की गुणवत्ता खराब हो गई, परियोजना चलाने वाले बहुराष्ट्रीय निगम और देश अभिजात वर्ग, राजनीतिक वर्ग और लाभार्थियों की कमी का खुलासा। भारत में बांध निर्माण के सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक प्रभाव जो है निम्नलिखित है। बड़े बांध निर्माण के लिए आसपास के लोगों से जमीन ले ली जाती थी और उन्हें दूसरे स्थान पर भूमि दे दी जाती थी। बड़े बांध को विरासत के रूप में उन्होंने जो है व्यक्तिगत स्वामित्व और भूमि से संबंध, लोगों से प्रेम लगाव भावना को भी नष्ट कर दिया, कि कुछ लोग अपने जो जगह से लगाव होता है उनको भी नष्ट कर देते हैं। वो लोग, उन्हें जो है बड़ा जीवन उजाड़ सा लगता है अपना। विस्थापित लोगों को सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचा भी विस्थापित हो जाता है उनका, वे अपने देश में अनजान की तरह ही रहने लग जाते हैं। तो इसी तरीके से वो जल्दी से वहाँ पर रहन सहन कर नहीं पाते हैं अपना। तो आगे देखिए पॉइंट है, विस्थापित लोगों को अपनी भूमि से इतना लगाव होता है कि वे बदले में सरकार द्वारा दी जाने वाली अपर्याप्त धनराशि भी नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें वहीं पर रहना होता है। पुनर्वास से महिलाओं को भी भारी धक्का लगा है, जिन्हें अपने जीवन प्रतिरूप से समझौते करने पड़ते हैं और बस्ती में से अलग रहकर नए सामंजस्य को समझना पड़ता है। महिलाओं के समान बच्चों पर भी विस्थापन का गहरा प्रभाव पड़ता है। विस्थापित किए गए बच्चे जो अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन से जो निर्मूल हो जाते हैं और दूसरी जगह पर अजनबी की तरह व्यवहार करने लगते हैं। दूसरे स्थान पर पुनर्वास के बाद जो विस्थापित समुदाय में घुसपैठियों के रूप में भी देखा
देखा जाता है, उनके साथ ही अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता और इन्हें संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। तो वही कहा गया है। गोल्डस्मिथ और हॉल ने इस संबंध में कहा उन्होंने कि नए आदिवासियों पर क्षेत्र के मूल निवासियों द्वारा अप्रसन्नता दिखाई देती है, भूमि विवाद की बहुत बड़ी जो है गुंजाइश होती है और अतः हिंसात्मक लहर उपज जाती है। और इसी तरीके से कह रहे हैं कि घटिया किस्म की आवास पूर्ति हो जाती है, जिनका क्षेत्र भी काफ़ी अच्छा नहीं होता। बड़े परिवार की इकाइयों में आवास के रूप में समस्या खड़ी हो जाती है कि बड़े लोग हैं तो कहाँ रहे इतने सारे लोग, गोपनीयता सुरक्षा की भी अभाव हो जाता है। विस्थापन के कारण है पारिस्थितिक पर बुरा प्रभाव पड़ता है। विस्थापित लोग जो अपनी भूमि और संपत्ति खोने के साथ साथ पुनर्निवास के साधनों पर भी अधिक प्रभाव डालते हैं। लोगों की संख्या बढ़ने के साथ साथ उस क्षेत्र में संसाधनों की कमी हो जाती है, जिसके कारण से अपनी सुविधाएं नहीं पा पाते हैं। बांध निर्माण के क्षेत्र में आसपास में बहुत बाढ़ आती है, जिससे कि समस्त कृषि जो है जल में डूब जाती है और मृदा अपरदन होने लग जाता है। राज्य सरकार को अपने कोष से बहुत बड़ी संख्या में धनराशि पुनर्वास, अधिवास और क्षतिपूर्ति के रूप में व्यय करनी पड़ती है। विस्थापन के कारण ही व्यय का जो पुनः आवंटन हो जाता है। विस्थापन का शहरी क्षेत्र में बुरा प्रभाव पड़ता है। अनेक लोग शहरों में प्रवासन करने लगते हैं कुछ कमाई धंधा करने के लिए। आ गया तीसरा क्वेश्चन, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी सकते हैं दोस्तों, तो आप इसको रीड कर लीजिए, समझ लीजिए। थोड़ा मैं शॉर्ट में बता देती हूँ चिपको आंदोलन क्या होता है। चिपको आंदोलन का संबंध मुख्य रूप से महिलाओं से था। जो महिलाएं थी वर्तमान में उत्तराखंड से रहने वाली थी, गढ़वाल के इलाके की पर्वतीय क्षेत्र से हुआ था ये। यहाँ की भौगोलिक संरचना काफ़ी दुर्गम थी। यहाँ जो है भंगुर परिस्थिति, प्राय भूकंप की स्थिति और अपरदन की नदियाँ और सीधी खड़ी दुर्गम घाटियाँ थी। यहाँ दशा कृषि के अनुकूल नहीं थी और यहाँ विस्तृत क्षेत्र में वन और आरक्षित वन थे। यहाँ स्थानीय समुदाय जो है चारा, ईंधन, फाइबर आदि प्राप्त कर सकता था और उनकी जीविका में जो सहायक थे। ठीक है, इसी तरीके से साधन के जो अभाव थे वहाँ पे, इसलिए पुरुष कमाने के लिए बाहर जाते थे, महिलाएं घर पर रहकर ही रक्षा यानी घर रक्षा के लिए गांव में ही रह जाती थी। आंदोलन की उत्पत्ति के क्या कारण है। इन क्षेत्रों वनों की कटाई बड़े पैमाने पर होती थी। वस्तुतः बड़ी संख्या में शहरी बाशिंदों की जरूरतों को पूरा करने के लिए नवीकरण किया गया। सर्वप्रथम वन कानून ब्रिटिश शासन की अवधि में लागू किए गए, इसलिए अंग्रेज जो है निर्दयता से वनों का शोषण करते रहे और इसी तरीके से वन नष्ट होते रहे। वेबर का कहना है कि वाणिज्य और रेलवे लिंक प्रयोजनों के लिए भारी मांग पर सन 1840 और 1835 के दौरान टिहरी गढ़वाल राज्य में दोहन के लिए ठेकेदारों को वन पट्टे पर बांध दिए गए थे। उन्होंने आगे यह भी कहा है कि वन कानून के ठेकेदारों के निहितार्थ स्वार्थ से बचने के लिए बनाए गए थे। ठीक है, वन जो है इनसे बचने के लिए बनाए गए थे। शक्ति स्थानीय लोगों के हाथों से सरकारी हाथों में के पास चली गई थी। इसीलिए स्थानीय लोगों ने ठेकेदारों के अतिक्रमण के विरोध आंदोलन चलाया था, जो उनका परंपरागत अधिकार था। वनों की अंधाधुंध कटाई रोकने के लिए पर्वतीय महिलाओं ने अनेक कठिनाइयों का सामना करा। उन्होंने अपनी जीविका चलाने के लिए आवश्यक वन बंद चारा और आसपास के ईंधन नहीं मिल पाते थे उन्हें, इसलिए उसे काफ़ी दूर 5 किलोमीटर जाना पड़ता था। नवीनीकरण के कारण बाढ़ का खतरा बना रहता था। इससे विस्तृत क्षेत्र में बाढ़ आने का खतरा बना रहता था और विनाशकारी भूस्खलन होता था, जिससे फसलें जो है काफ़ी बर्बाद हो जाती थी। आंदोलन की उत्पत्ति में सहायक व्यक्ति संगठन। चिपको आंदोलन की उत्पत्ति में कई व्यक्ति और संगठन जो है योगदान रहा उनका। मीराबेन जो इसमें काफ़ी उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। देखिए, मीराबेन जो गांधी जी के निकट सहयोगी थी, चिपको आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सर्वप्रथम उन्होंने कृषि विरोधी की ओर ध्यान दिया कि कृषि किस तरह लोग वो कर रहे हैं। उन्होंने एक पशु केंद्र पशु लोक की स्थापना करी। उन्होंने अनुभव किया कि नवीनीकरण का बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इसी कारण से जल संकट पड़ता है। उन्होंने बांझ वृक्षों के अस्तित्व के खतरे महसूस करे, उन्होंने उसके लिए भी काम किया। चीड़ के पेड़ लगाए उन्होंने। हिमालय की ओर जो है आदर की दृष्टि से वो देखती थी। और हम यह नहीं है कि जो हिमालय परीक्षण कर रहे हैं, बल्कि ये हिमालय जो हमारी परीक्षा ले रहा है और वस्तुओं को देखकर यह प्रतीत होता है कि इसके लिए अयोग्य सिद्ध हो रहे हैं। जब तक कि हम अपनी बुद्धि को विनम्र नहीं बनाते, जब तक शक्तिमान गुरु के सम्मुख शिक्षक के रूप में पवित्र जो पर्वत है उसका अभिगम नहीं करते हैं, जब तक अनुग्रह की आशा नहीं करते हैं। तो इसी तरीके से मीराबाई ने किया। और आगे सेकंड है सुंदरलाल बहुगुणा। उन्होंने मीराबेन के चिपको आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने काफ़ी सहयोग दिया, अपने विचार विमर्श किए और समस्याओं में समाधान में योगदान दिया। सरलाबेन भी थी, यह गांधी जी की शिष्या थी। सेवा ग्राम आश्रमों के कार्यों में सहायक बनी। उन्होंने जो है बुनियादी शिक्षा में योगदान दिया। उन्होंने कुमाऊं के में लकड़ियों के आश्रम स्थापित करे। उन्होंने अनेक युवा महिलाओं का संगठन बनाकर एक सामाजिक रूप में कार्य किया। गांधीवादी संगठन भी था, जिस तरीके से गांधी जी का आप देख सकते हैं। ये चिपको आंदोलन के सहायक के रूप में कुछ घटनाएं भी हुई थी। घटनाएं क्या थी? वो घटनाएं थी महिलाओं का स्वरूप 1965 में मद्य निषेध के रूप में, यानी मदिरा जो शराब से रिलेटेड जो थी उसमें भी उनका जो योगदान दिखाई दिया। बाद में स्थानीय लोगों ने वनों की वाणिज्य शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाई और स्तूरी नामांकन अपनी प्रसिद्ध कविता में उन्होंने इन भावों को कहा भी है।